पाकिस्तान बहुत ही रायता में फैलने वाला है। जो भी केपी है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उन पे उनका पकड़ जाएगा और कश्मीर से भी पकड़ जाएगा और सिंध और पंजाब में भी कुछ हलचल होगा। 2029 में और कोई बीजेपी को, भाजपा को लीड करेगा और जस्ट इलेक्शन से पहले उसे पावर नहीं देंगे, मगर इलेक्शंस के कुछ साल, 1, 2, 3 साल पहले और किसी लीडर को प्रधानमंत्री बना के वो हट जाएंगे। जो अभी ओपन हो चुका है, ये 3 साल का विंडो है। इन 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आने वाले दशाब्द में 2030s में अखंड भारत फिर से सच हो सकता है। जो भी पिछले ज़माने में भारत के हिस्से थे वो एक हो सकते हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए साल की शुरुआत में आज मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जुड़े हैं जिनके सानिध्य में आज पूरा अमेरिका सनातन से जुड़ रहा है। जी हाँ, उन्होंने आईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की, फिर वो अमेरिका गए, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की और इस वक्त भी वो अमेरिका में बाय प्रोफेशनली मैनेजिंग पोस्ट पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूस्टन के राइस विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की। संस्कृत हिंदी के सबसे बड़े विद्वान हैं। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनका रहा है, लेकिन पैशन हमेशा उनका एस्ट्रोलॉजी रहा है। भले ही अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत में दिलचस्पी हमेशा बनाकर रखते हैं और इसी कारण के चलते उन्हें हम इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति को लेकर, देश दुनिया को लेकर उनकी की गई हर एक भविष्यवाणी हमेशा से सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। मैं धर्म ज्ञान से कविता राणा उन्हें पिछले 3 सालों से फॉलो कर रही हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज वो बोस्टन से हमसे जुड़े हैं। आइए स्वागत करते हैं हम इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हा राव सर। सर, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। नमस्कार कविता जी, आपको और आपके सारे प्रेक्षकों को मेरे सादर प्रणाम। नमस्कार सर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं और मेरे दर्शक आपकी अब तक की छोटी सी जर्नी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अब अमेरिका तो पहुंचे हैं, लेकिन आज पूरे अमेरिका को एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रहे हैं। पूरे अमेरिका में मैं आपकी जो वीडियोस देखती हूँ उसमें आप अमेरिकन्स के साथ यज्ञ करते हुए, उन्हें सनातन से जोड़ते हुए नजर आते हैं। हाँ, मैं आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ था और जैसे आपने बोला है, आईआईटी मद्रास में बीटेक किया था। और मेरे पिताजी जो थे, उनका नाम है पीवीएस चलपत राव। वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, अच्छे ज्योतिषी थे। मैं कई ज्योतिषियों को जानता हूँ। हर ज्योतिषी कुछ करेक्ट प्रेडिक्शंस देता है, कुछ रॉन्ग प्रेडिक्शंस देता है। परफेक्ट 100% नामुमकिन है। मगर मेरे पिताजी एक ऐसे ज्योतिषी है जिसने कभी रॉन्ग प्रेडिक्शंस नहीं किया था। वो हर दिन 2-3 घंटे पूजा में रहते थे। वेरी सिंपल लाइफ लीड करते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे। उनके नीड्स बहुत ही मिनिमम थे। वेरी वेरी लर्नड मैन एंड वेरी सिंपल मैन। उनसे मैंने सीखा था एस्ट्रोलॉजी जब मैं छोटा था। शायद मैं 6 या 7 साल का था जब मैं ज्योतिष सीखा था। मगर सीरियस इंटरेस्ट जो ज्योतिष में है, वो मास्टर्स करके, राइस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करके मैं इंडिया वापस आ गया था। इंडिया में एक स्टार्टअप में काम करता था 93, 94, 95 टाइम में। और तब बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पे जोर लगा के बेसिकली बहुत सारे किताबें थी घर में उन्हें पढ़ लिया। मेरे पिताजी के साथ सीख लिया और वो इंटरेस्ट बेसिकली तब डेवलप हुआ था। और बाद इंडिया को छोड़ के फिर से अमेरिका आ गया था। और अमेरिका आने के बाद जो पंचांग वो पुस्तक रहते हैं इंडिया में, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर मुझे कोई चार्ट बनाना है तो ये डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैंने अपने आप एक सॉफ्टवेयर लिखा था, उसका नाम है जगन्नाथ होरा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद मैंने उसे पब्लिक कर दिया था। लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ईमेल भी मुझसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट डाउनलोड इट एंड यूज़ इट। जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद
बहुत सारे ज्योतिषियों के साथ जुड़ गया था, बेसिकली उनके साथ कॉन्टैक्ट्स मिल गए थे, और मेरा इंटरेस्ट था रिसर्च में। द थिंग इज, ज्योतिष में बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो राशि नवांश चक्र और एक दशा होती है, विंशोत्तरी दशा नाम की एक दशा, उस दशा की गणना करके वो आप शुक्र दशा चल रहे हैं, बाद में सूर्य दशा आ रहे हैं, उस तरह एक दशा का इस्तेमाल करते हैं। मगर पराशर महर्षि ने शायद 50-60 दशाओं को टीच किया था पराशर महर्षि ने। बहुत सारी दशाएं हैं, और हर एक दशा सिस्टम का एक पर्पस होता है, और वो सब खो गया अभी। और पराशर महर्षि ने 16 कुंडलियों का टीच किया था। राशि, नवांश, दशांश, सप्तांश, इस तरह के 16 कुंडलियां हैं। अगर दो आदमी को आप देखेंगे, अगर वो 10-12 मिनट डिफरेंस में गैप में पैदा होते हैं, तो शायद राशि चक्र एक हो सकता है, राशि कुंडली एक हो सकता है, और कभी कभी नवांश कुंडली भी एक हो सकता है। बिकॉज राशि चक्र लगभग 2 घंटों में चेंज होता है, 2 घंटे के बाद चेंज होके दूसरा लग्न आ जाता है राज कुंडली में। नवांश कुंडली में 14-15 मिनटों में लग्न चेंज होता है। इसलिए जो भी उस 14-15 मिनट के अंदर पैदा हुए, वो सब एक ही राशि कुंडली या नवांश कुंडली रखते हैं। मगर हम जानते हैं कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स बहुत सारे हैं इस दुनिया में, जिनका डेस्टिनी बहुत डिफरेंट है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स हैं ट्विंस के, और 2 मिनट सेपरेट बर्थ हुआ था, मगर टोटली डिफरेंट डेस्टिनी। एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक बहुत ही कम, बहुत ही डम है। इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मगर पराशर महर्षि ने 16 कुंडलियों का प्रस्ताव किया था, और हर एक कुंडली का एक प्रयोजन होता है। द प्रॉब्लम इज, ये हम घोर कलयुग से गुजर चुके हैं पिछले कुछ 100 सालों से। जो भी मिडिल ईस्ट से आए थे, बाद में जो भी यूरोप से आए थे, उस आक्रमण के कारण जो भी हमारे अंदर नॉलेज था, विद्या थी, वो बेसिकली छुप गई थी। इसलिए ये सब बेसिकली पिछले सालों में, शायद 1000-2000-3000 साल पहले इन सारी कुंडलियों का इस्तेमाल करते हैं, सारी दशाओं का इस्तेमाल करते थे, मगर अभी ये सब छुप गया था। इसलिए एक्चुअली एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अपने पिताजी को बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस करते देखा था, मगर हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बकवास है, ये बेसिकली लक से करेक्ट हो रहे हैं। इसमें साइंटिफिकली हाउ कैन यू एक्सप्लेन दो आदमियों का एक राशि और नवांश कुंडली और एक विंशोत्तरी दशा होता है, मगर उनके जीवन बहुत से अलग से रीत से गुजर रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? इसलिए मुझे ऐसा लगा था, जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था, तब मैं एस्ट्रोलॉजी का क्रिटिक बन गया था। मुझे ऐसा लगा था कि इसमें एनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल, मेरे फादर 2-3 घंटे पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उनके पास वो आध्यात्मिक शक्ति है, और उसके कारण वो अच्छे प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ऐसा लगता था मुझे। मगर जब मैं भारत वापस आ गया था मास्टर्स के बाद, जब मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था, तब मैं एस्ट्रोलॉजी में डीपली गया था। तब मैंने पराशर महर्षि का, व्यास महर्षि के जो पिता है, वो पराशर महर्षि ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र नाम का एक मैग्नम वापस लिखा था, उसे पढ़ा था, और उसमें 16 कुंडलियां हैं, बहुत सारी दशा सिस्टम है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बॉटम लाइन इज, जो भी पराशर महर्षि ने टीच किया था, उसमें शायद लोग 1% का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात है, जो भी उन्होंने टीच किया था, उसमें बहुत सारे जम्स हैं, वो बेसिकली क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। उसका अर्थ क्या है, लोगों को पता नहीं है। एक एग्जाम्पल बाद में दूंगा, मगर द थिंग इज, दिस इज द वे ऑफ ऋषि लोग, जो ऋषिजन जो होते हैं, वो स्पून फीड नहीं करते हैं, वो ऐसा टीच करते हैं। अगर आप वेदों को देखें, पुराणों को देखें, उपनिषदों को देखें, ज्योतिष शास्त्र को देखें, वास्तु को देखें, सारे शास्त्र जो ऋषि से आए हैं, वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी रेडी है, जो भी बेसिकली तैयार है,
उसे समझ में आए और लोगों को समझ में नहीं आए। इसलिए लिटरली अगर आप लिटरली देखेंगे तो उसका मतलब बेसिकली नॉनसेंस होगा, मगर आपको आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव। जी द संस्कृत वर्ड इज भाव। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, जी उस तरह हर भाव का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला करके एक पद निकालता है, आरूढ़ पद। मैथमेटिकल फॉर्मूला के बाद हर फॉर द 12 हाउसेस देयर इज अ करस्पॉन्डिंग पद, आरूढ़ पद इज कॉल्ड पद और आरूढ़ पद। और पराशर महर्षि ने कहा था हर भाव से और उसके आरूढ़ पद से ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक फोर्थ हाउस, द चतुर्थ भाव, चौथा चौथा भाव, वो दिखाता है आपके वाहनों को, वाहनों से जो सुख आपको मिलता है उस सुख को, और बहुत सारे चीज़ें हैं, मगर ये दोनों एग्जाम्पल उदाहरण हैं। मगर उसने नहीं, पराशर महर्षि ने ये नहीं सिखाया था कि उनमें फ़र्क क्या है, भाव और पद दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सी बातें पद में देखना चाहिए, कौन सी बातें भाव में देखना चाहिए, वो उसी तरह छोड़ दिए थे। मगर एक दिन सडनली स्फुरन आया कि दूसरा अर्थ है भाव और पद का। भाव का दूसरा अर्थ है मीनिंग, पद का दूसरा अर्थ है वर्ड। जी इसलिए द रिलेशन, जो भी संबंध है भाव और पद के बीच में, वो संबंध है वर्ड एंड मीनिंग के बीच में। इसलिए जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ, दे आर टैंजिबल, आप सुन सकती हैं, आप बेसिकली आपका मन रजिस्टर करता है। मगर मेरा तात्पर्य क्या है, क्या मैं सोच रहा हूँ, वो भाव है। भाव मेरे अंदर है, और मेरे पदों को सुनने के बाद आपके मन में भी एक भाव पैदा होता है। और जो पद हम इस्तेमाल करते हैं वो बाहर आते हैं, मगर भाव जो है वो अंदर है। और हम पदों का इस्तेमाल करके भावों को ट्रांसमिट करते हैं एक मन से एक मन को। कोशिश करते हैं, समटाइम्स इट फेल्स, मगर 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहता है। इसलिए भाव और पद का ये मतलब है कि भाव है अंतर्गत, पद है बहिर्गत। जो देखने को मिलता है वो पद है, और जो अंदर है वो भाव है। भाव है। इसलिए अगर आप व्हीकल्स, वाहन और वाहन सुख को देखेंगे तो वाहन है बहिर्गत। अगर मैं BMW चलाता हूँ या मारुति सुजुकी चलाता हूँ, आप देख सकती हैं, सारी दुनिया देख सकती है, इसलिए वो बहिर्गत है। मगर जो सुख मुझे उससे मिलता है वो अंतर्गत है। अगर चतुर्थ भाव स्ट्रांग है मगर चतुर्थ का पद वीक है, तो शायद वो साइकिल चलाता है मगर बहुत खुश है। अगर चतुर्थ भाव वीक है मगर चतुर्थ पद वेरी स्ट्रांग है, तो शायद वो BMW चलाता है मगर फिर भी खुश नहीं है। वो शायद समझता है कि वो मेरे पास सिर्फ X5 है, X7 मेरे नेबर के पास है, मुझे भी X7 खरीदना चाहिए, इस तरह सोचता है और खुश नहीं है। इसलिए भाव और पद दोनों के बीच में फर्क है, दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। इस तरह ये एक सिर्फ उदाहरण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऋषिजन, पराशर जैसे ऋषिजन सिखाते हैं, वो बेसिकली उसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग्स रहते हैं। अगर और एक बात है यहाँ पे, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ के सीखते हैं इस तरह की विद्याएं, अगर उपनिषद, वेद, वेदांग जैसे ज्योतिष, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो आपको हाउस और पद शायद पद लिखते हैं मगर भाव के लिए हाउस लिखते हैं, तब बेसिकली इस तरह का एनालॉजी, इस तरह का थिंकिंग एनेबल नहीं होता है। इसलिए संस्कृत में द ओरिजिनल जो भी ऋषिजनों ने संस्कृत में लिखा था उसे पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैं जब 11 साल का था तभी तक मैं संस्कृत भाषा कोविद था, संस्कृत भाषा विशारद था। दोनों बेसिकली संस्कृत में BA के इक्विवेलेंट डिप्लोमा हैं, और एक भारतीय विद्या भवन से मिलता है और एक बोर्ड बड़ौदा में था उससे मिलता है। तो ये 11-12 साल तक मैं संस्कृत में बहुत ही पढ़ चुका था, इसलिए काव्य पढ़ सकता था और उसका मतलब समझ सकता था। और अभी कोई संस्कृत में बृहत्पराशर होराशास्त्रम या कुछ प्रेयर, कुछ पूजा पाठ की किताबें अगर पढ़ता हूँ तो मुझे मातृभाषा की तरह समझ में आता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर ज्योतिष को सीखना है तो
जो भी ट्रांसलेशन, जो भी अनुवाद हिंदी में या तेलुगु, मेरी मातृभाषा तेलुगु में अवेलेबल है, वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा था, हम घोर कली से गुजर चुके हैं। इसलिए जी। ये बहुत ही बिग परसेंटेज ऑफ ये विद्या जो है, बहुत सारा प्रेशर बेसिकली निगूढ़ हो गया था। मगर खुशनसीबी ये है कि संस्कृत में जो भी ओरिजिनल बुक्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं। मगर आपको संस्कृत समझना चाहिए और आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको बेसिकली सम स्मार्टनेस हैज टू बी देयर। और मेरी ये भी खुशनसीबी थी कि मेरा अपना सॉफ्टवेयर था, इसलिए अगर मुझे ये थाट आता है कि शायद पराशर जी का मतलब ये नहीं है, इसके ये नहीं करना, ये करना चाहिए, शायद ये है इंटरप्रिटेशन। इस तरह जो भी उन्होंने बताया था, बिकॉज ही डिड नॉट स्पून फीड, कभी कभी 2 3 4 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। मैं ट्राई कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर में क्विकली प्रोग्राम करके कुछ कुंडलियों पे कैसा वर्क करता है ये देख सकता हूँ। इसलिए मेरी संस्कृत का जो फेमिलियरिटी था वो, और सॉफ्टवेयर का जो फेमिलियरिटी था वो, और जनरल इंटेलिजेंस, वो सब बेसिकली मिल गए थे। इसलिए मैं, जो भी मेरा करियर था, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, बाद में एक सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर का, मैं उसे मेंटेन करते ही एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारा रिसर्च किया था। एक बुक भी लिखा था एस्ट्रोलॉजी पे, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स में टीच किए थे। सो इसलिए जो मेरी जर्नी है, ये है एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करना, और बेसिकली जो भी मेरे रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको शेयर करने से। एक और बात है, जगन्नाथ होरा क्योंकि ये फ्री है, बहुत सारे यंग पीपल जो समझदार हैं, जो होनहार हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड करके, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे दशा हैं, नॉट जस्ट विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा, शताब्दी दशा, चर दशा, स्थिर दशा, पर्याय दशा, लाइक दैट देर आर 70 80 डिफरेंट दशा सिस्टम्स। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और लोग क्यूरियस रहते हैं, और चार्ट में बहुत सारे ग्रहों के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बेसिकली मैथमेटिकल पॉइंट्स भी दिखाता है सॉफ्टवेयर। इसलिए बहुत सारा, द नेक्स्ट जनरेशन इज़ वेरी क्यूरियस, और वो बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए मैं, जो भी मैंने पता कर लिया है, उसे लोगों के साथ शेयर करने से उनको एनेबल कर सकता हूँ कि वो जिस जगह पे मैंने शुरुआत की थी, उससे बहुत 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 उच्च जगह से वो शुरुआत कर सकेंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में एक रेनेजेंस आ रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग कुछ नया नया डिस्कवर कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जो भी पराशर महर्षि ने टीच किया था, जो भी जैमिनी महर्षि ने टीच किया था, जो भी भृगु महर्षि ने टीच किया था, हम उसे भूल चुके हैं। टेक्स्ट हमारे पास हैं, मगर ऑफ कोर्स टेक्स्ट में भी करप्शंस हैं, मगर रिज्यूमिंग टेक्स्ट में कुछ करप्शन नहीं है, फिर भी हमारा इंटरप्रिटेशन परफेक्ट नहीं है। मैं ये एक बात कॉन्फ्रेंस से कह सकता हूँ, मैंने शायद 30 साल तक मेहनत की थी ज्योतिष शास्त्र में। लर्निंग आई स्टार्टेड एट 6 years, बट द रियल रिसर्च स्टार्टेड 30 years बैक। सो 30 साल से 30 या 32 साल से मैंने मेहनत की थी, सीरियस मेहनत एस्ट्रोलॉजी में की थी, और पराशर पे फोकस लगाया था। मगर शायद मैं 2-3% जो भी पराशर महर्षि ने टीच किया था, लेस देन 5% आई हैव एबल टू फिगर आउट एज ऑफ नाउ। इसलिए अगर और कई लोग आते हैं, यंग इंटेलिजेंट पीपल आते हैं इस रिसर्च में, ये बढ़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दशाब्दों में रेनेजेंस आने वाली है एस्ट्रोलॉजी में। जो ज्योतिष शास्त्र में महर्षियों ने जो सिखाया था, लोगों के समझ में बेसिकली 2-3% नहीं, शायद 20% 30% समझ में आएगा, और वो काफ़ी है इस बिल्कुल कलयुग के लिए। सर, आपने देखिए इतनी डीप रिसर्च की है, आप अभी भी अपने आप को एज अ रिसर्चर के तौर पे पेश करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अन्य धर्म से जुड़े हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, सनातनियों को अगर छोड़ दें, जो हिंदुत्व को मानते हैं उनको अगर छोड़ दें, तो अन्य धर्मों से भी लोग आपसे जुड़ते हैं। आपको लगता है क्या वो भी एस्ट्रोलॉजी में उनकी दिलचस्पी अब आज के टाइम पे बढ़ रही है अब पहले के मुकाबले? धर्म है जिसमें एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली हराम कहा जी। जाता है, मगर
उसी धर्म में स्पोर्ट्स, म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ों को हराम कह दिया जाता है, मगर कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, बहुत सारे खेलते हैं। उसी तरह मुझे लोग पता हैं जो उस धर्म से है और कई धर्मों से है, जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं और ज्योतिष में बहुत एक्चुअली मेहनत करते हैं। और आई नो सम रियली गुड मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजर्स जिनका पकड़ है ज्योतिष शास्त्र पे, नॉट जस्ट द प्लैनेट्स एंड मैकेनिकल थिंग्स, बट कौन से रेमेडीज करना चाहिए, अगर आपका जुपिटर राहु से जुड़ के वीक है तो किस किस देवता की पूजा करना चाहिए। इस तरह के बेसिकली रेमेडीज, हिंदू रेमेडीज को भी वो मानते हैं और वो करते हैं और वो कराते हैं। इसलिए ये एक बात कहना चाहता हूँ, जब से दुनिया बेसिकली जुड़ गई है, लोग पिछले पिछले मिलेनिया में लोग बेसिकली जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पे रहते थे, और एक देश से एक देश को जाना बहुत ही इनफ्रीक्वेंट था। मगर आज के ज़माने में लोग बेसिकली बहुत ट्रैवल करते हैं, इसलिए जिससे आपका ऋण जुट जाए उस वहाँ बेसिकली पुनर्जन्म होगा। इसलिए जो भी अब यूएस में या मिडिल ईस्ट में या ईरान में या फार ईस्ट में, सिंगापुर में, जापान में हिंदू क्रिश्चियन या मुस्लिम बन के या बौद्ध या कुछ और बन के अब जन्म ले रहे हैं, कौन जाने वो हिंदू हो सकते हैं पिछले जन्म में। हिंदू जो वहाँ गए और वहाँ ऋणों के साथ वहाँ के लोगों से जुड़ गए थे, उस स्थल से और उन लोगों से जुड़ गए थे, और बेसिकली अब वो पूर्वजन्म के जो वासनाएं हैं अब बेसिकली वो वापस आ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जन्म से हिंदू नहीं है, मगर वो फर्स्ट क्लास हिंदू हैं एक्चुअली। अगर आप भारत में देखेंगे तो जो भी भारत में हिंदू होके जन्म लेके हिंदू रह चुके हैं, उनमें शायद 10-20% रियल हिंदू हैं। दूसरों के लिए ये वो एक टैग है, बेसिकली उन्हें कुछ मतलब नहीं है हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से। मगर यहाँ मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्हें बहुत गहरा संबंध है हिंदू धर्म के साथ। अच्छा देखिए, आपने एक लंबा समय अमेरिका में बिताया, अभी भी आप अमेरिका में ही हैं। बोस्टन से मैं आज आपसे जुड़ी हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे याद है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने की भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन की थी, और वो भी देखिए अभी हाल ही में ट्रू हुई। फिर हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते भी बीच में ख़राब हुए हैं, टैरिफ वॉर जो चल रही है दोनों देशों के बीच में, और इन सब के बीच बातें हो रही हैं कि ट्रंप अब अपना ये कार्यकाल, जो दूसरा कार्यकाल है, पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या पीएम ट्रंप अपना टेन्योर कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनके स्टार्स क्या कहते हैं, अमेरिका के लिए क्या कुछ नया वो करके जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच की फ्रेंडशिप आगे अब कैसे देखने को मिलेगी 2026। आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह की क्रूशियल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? अगर आप एक बात कह सकते हैं, सियासत और दोस्ती एक ही सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग समझते हैं कि मोदी और ट्रंप दोस्त हैं, या ये आदमी और ये आदमी दोस्त है। ये बेसिकली जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन के हिसाब से कुछ लेन देन होता है। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। ये बेसिकली पॉलिटिक्स, राजनीति में होता रहता है, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स। और रही बात ट्रंप जी की, तो जो भी उनका दोस्त था 10 साल पहले, अब उनमें से कोई नहीं दोस्त रहा। जो भी उनके लिए काम करता है उसे निकाल के दूसरे और आदमी को ले आता है। जब वो पहले टर्म प्रेसिडेंट थे, स्टेट सेक्रेटरी, सारे सेक्रेटरीज जो उनके साथ थे, सब उनका सारा स्टाफ बेसिकली बदल चुका था कई बार। वो बेसिकली किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, और एक बात गलत से बोल दिया तो उन्हें वो अगर नहीं लाइक करते हैं, जो भी आपने कहा है वो पसंद नहीं आया, तो वो टर्न हो सकते हैं आपके खिलाफ और आपको निकाल सकते हैं। वो उस तरह के क्रेजी आदमी है वो। इसलिए ये होता रहता है राजनीति में। अगर कुछ उनके बीच में कुछ लेन देन को मिला है और कुछ एग्रीमेंट होता है, तो फिर से दोस्त बन के हमारे सामने पेश आएंगे। इसलिए इन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मगर एक बात मैं कह सकता हूँ, जो भारत है,
ये बढ़ता हुआ सुपर पावर है। जो यूएस है वो स्लोली वीकेंड हो रहा सुपर पावर है। मैंने कई बार ये एनालॉजी दिया था कि आज का यूएस जो है वो 1930s 1940s 1950s का यूके जो था उसके बराबर है। वो बेसिकली टुडे आज का यूएसए है, कल का यूके, और आज का भारत है, कल का यूएस। तब वो अपकमिंग पावर था, मगर सुपर पावर अभी तभी बन नहीं चुका था। मगर जर्मनी जो बेसिकली यूके को चैलेंज करता था, यूके को टेक ओवर करने के लिए तैयार था, उनके बारे में जब मुकाबला आया तो दोनों वीक हो चुके थे और यूएस बेसिकली आगे बढ़ गया। उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि चीन जो है आज का, ये कल के जर्मनी के बराबर है। जैसे जर्मनी यूके को टेक ऑफ करने को निकल चुका था, मगर बेसिकली अपने आप को बर्बाद कर लिया था उस प्रयत्न में, उसी तरह चीन कर लेगा। अमेरिका को ओवरटेक करके नंबर 1 सुपर पावर बनने की कोशिश में चीन बर्बाद हो जाएगा आने वाले सालों में, और भारत रहेगा नया अमेरिका। भारत और इजराइल, ये दोनों देश बेसिकली आगे आगे बढ़ जाएंगे यूएस के वीक होने से। और ये जो ट्रम्प है, इनका जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, इस प्रोसेस को एक्सिलेट करने के लिए हुआ था। ये बेसिकली देवताओं का ये मैंने कई साल पहले कहा था 2020 से लेकर 2036 का जो वक्त है, ये बहुत ही नाजुक सा वक्त है। ये 16 साल का वक्त बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा दुनिया में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद 1000 सालों में, कुछ हजारों सालों में देखने को मिलता है। उस तरह बिग चेंज आ रहा है, अभी शुरू हुआ है, मगर ये पीक होगा इस दशाब्द के अंत तक, 2028, 29, 2030 उस वक्त तक। इसलिए जो अमेरिका बाराक ओबामा के पहले टर्म से लेके स्लोली कमजोर हो रहा है अमेरिकन इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट जैसे भी रहे, मगर लोगों में कुछ अनीज है, कुछ गलत हो रहा है देश के साथ। वो स्लोली वो बढ़ के अब ऐसे माहौल पे आ गया है कि जो ट्रम्प सेकंड टर्म में आए हैं, फर्स्ट टर्म में उनके साथ बहुत काबिल लोग थे, काबिल सेक्रेटरीज थे, स्टेट सेक्रेटरी, मगर अब द कैबिनेट इज फिल्ड विथ यस मैन। इसलिए जिनको बेसिकली पता नहीं है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेसिकली विम्सिकली चला रहे हैं देश को। ये एक्सिलेट कर लेगा अमेरिका के पतन को, ट्रम्प जी का टर्म एक्सिलेट कर लेगा। मगर रही आपकी रहा आपका प्रश्न कि वो टर्म फिनिश करेंगे या नहीं, टेक्निकली इट्स ए 4 ईयर टर्म, ही शुड बी देयर टिल 2028। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के थर्ड टर्म के लिए भी आ सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अच्छा वक्त था वो दिसंबर 2025 में ख़त्म हो गया था। अभी उनका बुरा वक्त आ गया है, और उसकी कुछ सूचना हमें नवंबर के इलेक्शन में मिली थी कि उनका पार्टी बहुत बुरा किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले नवंबर में जो इलेक्शन है वो बड़ा इलेक्शन है, 1/3 का सेनेट और पूरा लोअर हाउस रीएलेक्ट होगा नवंबर 2026 में। उनका पार्टी बहुत खराब परफॉर्मेंस देगा और लोगों को बेसिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि ट्रम्प के खिलाफ जाए। अभी कोई बेसिकली किसी का धैर्य नहीं है उनके खिलाफ कुछ कहने के लिए, इसलिए सभी मुंह बंद करके बैठे हैं। मगर उनके खिलाफ एक विप्लव आएगा उनके पार्टी में। और मुझे ऐसा लगता है जेडी वैंस जो हैं, उनकी कुंडली ऐसा दिखाता है कि वो बहुत समझदार हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, मगर जैसे रहना चाहिए, जैसे सिचुएशन के अनुसार वो बेसिकली चुप रह सकते हैं, सिचुएशन के अनुसार जो भी गलत करना चाहिए वो कर सकते हैं, मगर वो समझदार आदमी है। मुझे ऐसा लगता है कि लेट 2026 में या 2027 में वो कुछ ऐसा कर लेंगे, मगर करने के पहले वो इंश्योर कर लेंगे कि वो सक्सेसफुल होगा। वो ट्रम्प के खिलाफ नहीं जाएंगे until he is confident that he can succeed। वो इंश्योर करेंगे। शायद इलान मस्क ही उनके साथ होगा, इलान मस्क, जेडी वैंस है, सब मिलके, और बहुत सारे दुश्मन हैं ट्रम्प के उन्हीं के पार्टी में, और सब मिलके बेसिकली उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचाएंगे और उनको हटा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि 2028 नवंबर में जब इलेक्शन होगा तब भी ट्रम्प प्रेसिडेंट रहेंगे। शायद वो
2027 इज मोस्ट लाइकली पीरियड। ओके सर, चलिए सर वापस आते अपने भारत की बात करते हैं। आप अपने यहाँ हाँ प्रेडिक्शन में आने वाले समय को भारत के लिए गोल्डन ईयर्स कहते हैं, और आज भी आप कहते हैं कि अब आज का भारत, अब आज का अमेरिका, जो अमेरिका पहला था वो अब भारत बनता जा रहा है। लेकिन जब आप ये सब बातें करते हैं तो अ, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक डाउटफुल बनाती हैं, जैसे कि अब देखिए ना हाँ। बांग्लादेश वाली चीज़ें हैं। और जिस तरह से हम्म। बांग्लादेश में चीज़ें हो रही हैं आप जानते ही हैं। बांग्लादेश, वहीं बांग्लादेश भारत को आज आग दिखा रहा है। पाकिस्तान के साथ भी हाँ। भारत के रिश्ते बिल्कुल भी खराब, बहुत ही खराब चल रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में। बंगाल में चुनाव भी हम्म। हैं। दूसरी तरफ धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, उसको लेकर भी देश में हाँ। बड़ी समस्या है। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर समस्या है। और जो एक जिहादी मानसिकता है, यहाँ पे देश के संत समाज हो गए उस जिहादी मानसिकता को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। एक डर है हकीकी, कहीं ना कहीं सनातन खतरे में, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या आपकी स्टार्स पोजीशन में ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू खतरे में है? भारत में हिंदू खतरे में थे पिछले 1000 सालों में। जब जब बेसिकली खिलजियों ने, मुगलों ने, उन सारे मुस्लिम रूलर्स जो भारत में हिंदुओं को कुचलने में खुश थे, हम्म। जब वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, और कुछ कुछ बेसिकली कुछ छोटे नंबर्स के, कुछ छोटी संख्याओं में आने वाले कुछ ये लोग, बेसिकली आईसिस के लोग या ये जिहाद के मेंटालिटी के जो लोग आपने बताया था, वो क्या भी कर सकते हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कुंडली को देखता हूँ मैं, देशों की भविष्य को देखने के लिए। और उस कुंडली के हिसाब से, फॉरगॉट द एग्जैक्ट ईयर, बट अराउंड 950 एडी, 950 एडी से लेके रफली 1200 साल तक भारत के लिए, 900 एडी और 850 एडी, उससे लेके 1200 साल तक भारत के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। ये वक्त था आज़ादी खो के बेसिकली दूसरों से बेसिकली जो भी वो कहते हैं वो करने का वक्त था। मगर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द नेक्स्ट 1200 ईयर्स। आने वाले 1200 साल भारत के लिए डोमिनेशन का वक्त है, भारत के लिए बेसिकली बढ़ाव का वक्त है। जैसे भारत सारी दुनिया में सर्वप्रथम देश था, सर्वश्रेष्ठ देश था, उसी तरह फिर से बनने का वक्त आ रहा है। वो यानी कि आप मानते हैं कि अब भविष्य कुछ में वेस्ट की पावर ईस्ट की तरफ शिफ्ट करेगी? शिफ्ट करेगी, और भारत बेसिकली, पर्टिकुलरली भारत, नॉट द एंटायर ईस्ट, मगर भारत जो है वो बेसिकली विश्व गुरु होगा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होगा। इकानमी में, मिलिट्री पावर में, और आध्यात्मिक चिंतना में, और धर्म की ओर, बेसिकली धर्म को रिडिफाइन करके। मेरा मतलब ये नहीं है कि सब राम का, कृष्ण का पूजा करेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे, ये मतलब नहीं है। मगर ये जो धर्म थे सारी दुनिया में, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आने से पहले, वो सनातन धर्म के ब्रांचेस थे। वो जो भी देवताओं को पूजा करते थे, वो देवताएं बेसिकली नेचर से जुड़े हुए देवताएं थे वो। और वो टॉलरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस थे। वो ऐसा नहीं कहते थे कि अगर इस देवता की पूजा नहीं करते हैं तो आप हेल को जाएंगे, आप नरक में जाएंगे, आपके साथ ये होगा वो होगा। इसके लिए वो मानते थे कि ये भगवान जो है ये सारी सृष्टि में है, और डिफरेंट देवताओं को मानते थे। ये सब सनातन धर्म का ही हिस्सा था। सो जो भी ये सो कॉल्ड पैगन ट्रेडिशंस जो दुनिया के हर कोने में रहते थे, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिकाओं में, वो फिर से बेसिकली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वीक होके वो फिर से मजबूत बन जाएंगे। जो भी जड़ें हैं वहाँ के, वो मजबूत बन जाएंगे। और जो सोच है वो बेसिकली ऐसे नहीं सोचना कि यू आर द मास्टर ऑफ, सी अब्राहमिक रिलीजन्स में एक ऐसा सोच है कि यू आर द मास्टर ऑफ द क्रिएशन, और भगवान ने ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस दुनिया को बनाया था। यू आर द मास्टर, जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, दुनिया के साथ दुनिया को बर्बाद कर सकते हो। ये बेसिकली ये सोच इंटीग्रेटेड है अब्राहमिक रिलीजन्स में। मगर सनातन धर्म का ये सोच है कि भगवान, ईश्वर जो है, ये सारा उनको बिलोंग करता है।
हम भी उनको बिलोंग करते हैं। और जो भी हम हमारा समझते हैं, हमारी विद्या, हमारा हमारी हमारी हमारा हाउस, हमारे कार, हमारे जो भी प्रॉपर्टी, हमारे रिलेटिव्स, वाइफ, चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग आवर बॉडी, ये सब भगवान को बिलोंग करता है। हम सिर्फ केयर टेकर्स हैं और हमें बेसिकली इस दुनिया में रेस्पॉन्सिबल हिस्सा बन के अपना रोल करना चाहिए। और अलग अलग हिस्सों का अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हर एक हिस्सा एक तरह होना चाहिए। ये सब बेसिकली करप्ट थिंकिंग है। हर एक हिस्सा को अपना काम एफिशिएंटली करना है और बेसिकली एज एज डिटैच्ड एज पॉसिबल भगवान को बेसिकली समर्पण करके करना है। ये सोच भारत में था। और अगर आप नेटिव अमेरिकन देखेंगे अमेरिका में, वो बेसिकली एक बफेलो को मारने के बाद उसे खाने से पहले पूजा करते हैं। जैसे हम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् कहते हैं, पूजा खाने से पहले कहते हैं कि ये अन्न जो है ये ब्राह्मण है, मैं जो हूँ वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को फीड कर रहा है ब्राह्मण के लिए। इस तरह बेसिकली ये सोच, ये सब सृष्टि भगवान का है और मैं बेसिकली जो भी मैं कर रहा हूँ वो भगवान को समर्पण कर रहा हूँ। उस सोच जो सारे धर्मों में था, ये बेसिकली फिर से वापस आ जाएगा और इससे दुनिया एक अच्छा संतुलन को बेसिकली पा सकती है। अब जो संतुलन है दुनिया में, ये वेस्टर्न थिंकिंग के डोमिनेट करने से ये संतुलन बहुत खो चुका है और दुनिया, वर्ल्ड इज ऑन द वेज ऑफ कोलैप्स। ये बेसिकली चेंज होगा और उसमें उसको भारत लीड करेगा। भारत लीड करेगा। कभी आपने अखंड भारत की कुंडली बनाने की कोशिश की है? अखंड भारत की कुंडली बनाना आसान नहीं है, मगर भारत की कुंडली से क्या भारत एक्सपैंड हो सकता है ये देख सकते हैं हम। और जैसे मैंने कहा था, जो भारत 900 एडी में जो 1200 ईयर का भारत का चार्ट बनाया था, वो बेसिकली तब के भारत का था। सो बेसिकली वो वीक हो गया था, फिर से मजबूत बन सकता है। सो उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दशाब्द में 2030s में अखंड भारत फिर से सच हो सकता है। जो भी पिछले जमाने में भारत के हिस्से थे वो एक हो सकते हैं, 2030 मगर में? एक 2030s में 30s में ओके, 2030 से लेकर 2040 के वक्त तक। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये शक्ति का इस्तेमाल करके बेसिकली फोर्स से नहीं होगा, ये वॉलंटरली होगा। आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है, अभी एक देश है पाकिस्तान, ये बेसिकली 4 या 5 हिस्सों में बट जाएगा आने वाले सालों में। ये 2030 तक हो जाएगा, 2028 2029 तक हो जाएगा, डेफिनेटली बाय 2030 ये हो जाएगा। पाकिस्तान हिस्सों में बट जाएगा और जो बांग्लादेश है अभी भारत को ललकार रहा है, वो भी बेसिकली वीक होके हिस्सों में बट जाएगा। और जो कुछ वो हिस्से लाइक पाकिस्तान के आक्रमण में जो कश्मीर है, वो कश्मीर और कुछ सिंध, पंजाब, जो पाकिस्तान से अलग हो चुके स्वतंत्र देश बन जाने वाले हैं आने वाले सालों में, वो खुद अपने आप से वो भारत से जुड़ जाएंगे, भारत के हिस्से हो जाएंगे। और उसी तरह बांग्लादेश में भी होगा, कुछ बर्मा, म्यांमार में जो स्थल हैं वो भी भारत से जुड़ जाएंगे। इस तरह ये अपने आप हो जाएगा। बॉटम लाइन इज दिस, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 2030 2031 में ये एक बहुत बड़ा झटका आने वाला है देश के लिए, बहुत सारा बड़ा युद्ध होने वाला है। ये जो भी चीन और यूएस के बीच में उनके इकोनॉमियों के स्ट्रगलों के बाद जो भी टक्कर बेसिकली टक्कर अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उस टक्कर के कारण बहुत सारे बॉर्डर्स बदल जाएंगे दुनिया में, बहुत सारे देश मिट जाएंगे, बहुत सारे नए देश आएंगे, बहुत सारा कंसोलिडेशन हो जाएगा सारी दुनिया में। तो क्या और उसके बाद 2030s में ही बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से मुक्ति मिल पाएगी, जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है? शायद पहले से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आने वाले पिछले 2 साल और आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत बर्बाद समय है, उनके लिए बहुत ही बुरा समय है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी भी तो जानना चाह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स क्यों कह रहे हैं कि आने वाले सालों में उनका देश खंड हो जाएगा। बेसिकली हम लूनार और सोलार न्यू ईयर चार्ट जो होते हैं, चांद्रमान और सौरमान के अनुसार जो न्यू ईयर चार्ट होते हैं नए साल का और नए महीनों के चक्र जो होते हैं उनके हिसाब से, और कुछ शनि गुरु जब
एक साथ आते हैं तब एक चक्र बनाया जाता है, शनि गुरु युद्ध चक्र। और वो 20 सालों तक जो होता है वो दिखाता है अगर एक देश के कैपिटल में बनाते हैं। सो ये सारे मुंडेन चार्ट हैं, ये वो दिखाते हैं। और पाकिस्तान की आज़ाद होने का जो चक्र है, जैसे इंडिया का अगस्त 15 का चक्र है, उनका अगस्त 14 का जातक चक्र है, उससे भी ऐसा ही लगता है। अगर 2 या 3 डिफरेंट फैक्टर्स एक ही दिशा में सूचना कर रहे हैं तो द प्रोबेबिलिटी है। सी एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक साइंस। एस्ट्रोलॉजी से हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं, मगर बहुत सारे टेक्निक्स हैं। अगर 3 या 4 डिफरेंट टेक्निक एक तरह की इवेंट को दिखाते हैं तो वो शायद हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। इसलिए बहुत सारे टेक्निक्स हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि 2024 से लेके 2035 का जो वक्त है यह पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब वक्त है। और पर्टिकुलरली आने वाले 2-3 साल बहुत बहुत बुरा हाल होगा उनसे। कुछ लोग समझते हैं कि वो यूएस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती कर रही है, इसलिए वो बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल रहेंगे। मगर ये सब ओयासिस है मेरे हिसाब से। ये सब बेसिकली एक ओयासिस जैसा है, वो जिसके पीछे भाग रहे हैं से हासिल नहीं कर पाएंगे। यूएस उनको हाथ दे देगा। सऊदी अरेबिया तो सिर्फ बातें हैं, कुछ एक्शन नहीं होगा। सऊदी अरेबिया, कटार, उन देशों से। इसलिए पाकिस्तान बहुत ही रायता में फैलने वाला है। जो भी केपी है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उन पे उनका पकड़ जाएगा, और कश्मीर से भी पकड़ जाएगा, और सिंध और पंजाब में भी कुछ हलचल होगा। और उससे बढ़ के एक बात कहूँगा, जो भी उसके देश के अग्रतर नेता हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मिलिट्री का लीडर आसिम मुनीर साहब हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्टी में रहेंगे आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में और 2-3 सालों में। देश के लीडरशिप के लिए बहुत ही बुरी सूचनाएं दिखाई देती हैं कुंडलियों में। इसलिए शायद वो बहुत बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाएंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा वहाँ पे। और लोगों में भी बेसिकली स्फूर्ति आ जाएगी, और लोग बेसिकली सड़कों पे आ जाएंगे, और इकॉनमी स्ट्रगल करता जाएगा, और लोगों में बेसिकली विप्लव बढ़ता जाएगा, और काबू में नहीं रख सकेंगे लोगों को। मुझे पता है कि पीएम मोदी की कुंडली का भी आपने हमेशा से एक डीप एनालिसिस किया है, और शायद यही वजह है कि जब हमने पीएम मोदी के संदर्भ में जो भी भविष्यवाणी की है चुनावों को लेकर, उनके राजनीतिक जीवन को लेकर, वो भविष्यवाणी हमेशा से सटीक बैठी है 2014 से लेकर अब तक। लेकिन अब देखिए 2029 में वो चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद है कि चौथी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन समय है, 2026 में अभी हम हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों के मन में एक डर है कि भाई पीएम मोदी अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर देश की लीडरशिप का क्या होगा। देश की लीडरशिप अगर किसी गलत हाथ में चली जाएगी तो देश का भविष्य क्या कहता है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी को लेकर आने वाला देश का भविष्य क्या कहता है, पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है। हाँ, जैसे आपने कहा है, मोदी जी के बारे में कुछ बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस आए थे। फॉर एग्जांपल 2024 इलेक्शन से पहले लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार, नॉनसेंस। मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूँ, मगर मुझे बड़ा डर था उनका बेसिकली। मैंने कहा था कि वो शायद फॉरगेट 400, मे नॉट इवन गेट 300, और उन पे एलाइंस पे डिपेंड करना पड़ सकता है। इसलिए आसान मत लेना भाई, बहुत सीरियस ले लो। और ये मैसेज मत भेजो कि 400 आ जाएंगे, लोग बेसिकली घर पे बैठेंगे समर में, वोट देने को नहीं जाएंगे। ये बहुत डेंजरस टाइम है भारत के लिए। भारत की कुंडली से ऐसा लगा कि भारत के लिए डेंजरस टाइम है, वो क्रॉस रोड्स था। मगर द लॉन्ग टर्म डेस्टिनी जो है भारत का, वो है बेसिकली आगे बढ़ते जाने का। इसलिए राहुल गांधी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैंने ये भी कहा था, अगर राहुल गांधी जी के लिए सक्सेस का चांस है तो ये उनका सबसे बड़ा चांस है लाइफ में, मगर सक्सेसफुल नहीं होंगे। मोदी जी संभवतः जीत पाएंगे। अब रही बात तीसरा टर्म फिनिश करने की, मैं कई साल पहले प्रेडिक्ट किया था। उनके पहले टर्म के पहले में भी, पहले टर्म के बिगिनिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था उनकी कुंडली पे, एक डिटेल्ड वीडियो। उसमें मैंने कहा था कि वो 3 टर्म जीतेंगे 2040। वो वीडियो शायद 2015 में था,
और मैंने कहा था कि 2019 में वापस आ जाएंगे, 2024 में भी वापस आ जाएंगे, मगर वो टर्म फिनिश नहीं करेंगे। अपने आप बेसिकली वो किसी और को सौंप के 2029 में और कोई बीजेपी को, भाजपा को लीड करेगा, और जस्ट इलेक्शन से पहले उसे पावर नहीं देंगे, मगर इलेक्शंस के कुछ साल, 1 2 3 साल पहले और किसी लीडर को प्रधानमंत्री बना के वो हट जाएंगे। वैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था और अब भी मुझे वैसा ही लगता है। ये ऐसी सूचनाएं नहीं आ रही हैं मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा से, ऐसी सूचनाएं अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पूरा टर्म फिनिश करके 2029 में चौथे टर्म के लिए भी लड़ना चाहते हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। उनकी कुंडली को देख के मुझे लगता है कि इस साल में और आने वाले साल में जो भी देश में होंगे, जो भी बाहर होंगे, वो सब उन्हें विरक्त बनने पे मजबूर करेंगे। और वो बेसिकली वो बहुत ही धार्मिक आदमी है। वो रामकृष्ण मठ गए थे संन्यास लेने के लिए जब वो यंग थे। उनमें अगर आप उनकी कुंडली देखते हैं तो उनके मोक्ष स्थान में 4 ग्रह हैं, इंक्लूडिंग द अधिपति, उस भाव का अधिपति वहाँ है, केतु वहाँ है जो मोक्ष कारक है। वो बेसिकली उनका मन मोक्ष पे है, मगर एक राजयोगी बन के, एक राजर्षि बन के वो बेसिकली देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना था वो कर रहे हैं। मगर शायद इस साल में या आने वाले साल में 2026 या 2027 में उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा धर्म अभी हो गया है, मुझे अब भगवान की ओर ध्यान बढ़ाना चाहिए और किसी को देश को लीड करना चाहिए। और जब वो अंदर से आता है वो वेरी फास्ट हो जाता है। मगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, द विंडो ओपन। और बात रही जो सक्सेसर है, मेरा मानना है कि वो मोस्ट लाइकली योगी आदित्यनाथ होंगे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री के मटेरियल नहीं है, वो बेसिकली वो बहुत ही कट्टर हैं, उन्हें दूसरे देशों के साथ कैसे बिहेव करना है वो उन्हें नहीं आता है। मगर मैं उसे नहीं मानता हूँ। मठाधीश पे भी सवाल उठाते हैं, वेशभूषा पे। हाँ उठाते हैं, मगर एक बात तो इंटरनेशनल फोरम पे कैसे खड़े हो पाएंगे? हाँ, ब्लैक कोट में और वो भगवाधारी। द प्रॉब्लम इज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है लोगों के मन में कि देशों के लीडर्स ऐसा होना चाहिए। मगर ट्रम्प जी को देखिए, सब हिला चुके हैं। जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, जैसे बात करना चाहिए, जैसे बिहेव करना चाहिए, ये टाइम है चेंज का। ये टाइम है बेसिकली क्वेश्चन करने का। जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी द एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशंस हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बेसिकली बिहेव करना चाहिए, जिस तरह दिखना चाहिए, वो सब बेसिकली चैलेंज हो रहा है, चैलेंज होगा। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और योगी जी की कुंडली दिखाता है एक बहुत ही चालाक, समझदार, होनहार आदमी को। वो बहुत ही चालाक हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। वो जैसे अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए सिचुएशन के अनुसार, वो कर सकते हैं। वो जब इलेक्शन कैंपेन में वो आते हैं और बात करते हैं तो एक तरफ बात कर सकते हैं, मगर जब वो कुछ संविधान बनाने के लिए लेजिस्लेटिव से अगर बिहेव करते हैं तो उन्हें पकड़ है, बातों पे पकड़ है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। लोग समझते हैं कि वो जस्ट एक खट्टरवादी, एक रिलीजियस लीडर हैं, मगर वो बहुत ही लर्नड मैन है, इंटेलिजेंट मैन है, समझ सकते हैं। और एक बात कहूँगा, जो भी प्रधानमंत्री रहता है या अध्यक्ष रहता है या मुख्यमंत्री रहता है, उनका पहला काम है अच्छे लोगों को चुनना। सारे काम वो नहीं करते हैं, वो करवाते हैं। इसलिए जो भी कैपेबल पर्सन है उसे आइडेंटिफाई करके सही जगह पे उन्हें बिठाना, वो है मेन थिंग। और योगी जी बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। वो बहुत ही, जैसे मैंने कहा था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। और आजकल लोग इंटेलिजेंस का नैरो डेफिनेशन यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंस का डेफिनेशन आजकल जो यूज़ करते हैं वो है एनालिटिकल थिंकिंग। somebody who can analytically think, logical thinking and boil down all the factors और एक अच्छे नतीजे पे पहुंच जाए। मगर हमारी योगिक परंपरा जो है, उसमें हमारा पिंगल नाड़ी होता है, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट ब्रेन से जुड़ के, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट ब्रेन से जुड़ के इड़ा नाड़ी होता है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होता है जो
ओपन नहीं रहता है। और जो भी जब कॉन्शसनेस पिंगल नाड़ी में फ्लो करता है, तब लॉजिकल थिंकिंग से आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। वो लॉजिक, एनालिसिस, ब्रेकिंग थिंग्स डाउन, वो उसका काम है। और ईड़ा नाड़ी जो है वो इंट्यूशन, बेसिकली विथआउट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, अनस्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, मगर एक अच्छे नतीजे पर पहुंचना, वो इंट्यूशन ईड़ा नाड़ी से चलता है। और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो बेसिकली सिर्फ यू जस्ट नो व्हाट इज ट्रूथ, यू आर इन कनेक्शन विद डिवाइन, विद द गॉड। और योगी जी जो हैं, बहुत आजकल जो भी इंटेलिजेंट माने जाते हैं वो पिंगल नाड़ी के इंटेलिजेंट हैं। उनका ईड़ा नाड़ी बिल्कुल खराब हो सकता है। योगी जी की कुंडली दिखाता है पिंगल नाड़ी से, ईड़ा नाड़ी से, और शायद टू सम एक्सटेंट सुषुम्ना नाड़ी से भी वो इंटेलिजेंट है। इसलिए उनका इंटेलिजेंट अलग लेवल पे है। वो मेरे हिसाब से वो रेडी हैं, वो तैयार हैं, और उनका वक्त आ रहा है। और अगर उनकी उनकी वार्षिक कुंडली को देखता हूँ, उनका बर्थडे कुछ दिन पहले हुआ था। सो उस दिसंबर 20 फॉरगॉट द डेट, बट दिसंबर 2025 से लेके दिसंबर 2026 का जो साल है उनके लिए बहुत अच्छा साल है। और उसके बाद जो आने वाला साल है 2026 2027 इज इवन बेटर, बहुत बढ़िया साल है उनके लिए। आने वाले 2-3 साल उनके लिए बहुत बढ़िया हैं। और 2027 में कुछ बड़ा होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में चुनाया जाना ये ऐसा बड़ा नहीं है, क्योंकि कुंडली में ऐसा बड़ा चीज़ दिखाई देता है पावर को लेके कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में आ जाएंगे आने वाले साल में। और द विंडो ओपन दिसंबर 2025 में, विंडो अभी ओपन हो चुका है। ये 3 साल का विंडो है। इन 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो क्या हम ये समझे कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा? मुझे ऐसा नहीं बनेगा, मगर विश्वगुरु बनाने की ओर बहुत सारा प्रोग्रेस, बहुत सारी प्रगति होगी योगी जी के प्रधानमंत्रित्व में। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी की तरह योगी जी 3 टर्म या 2 टर्म, बहुत सारे टर्म्स नहीं रहेंगे। वो शायद 1 टर्म नॉमिनेट होंगे और एक इलेक्शन लड़ेंगे, और उस टर्म से पहले वो रिटायरमेंट ले लेंगे। वो मठ को वापस जाके बेसिकली पूजा पाठ में लगे रहेंगे, मगर कुछ बड़ा करेंगे। अपना एक ही टेन्योर में रहेंगे योगी जी मैक्सिमम ये 1 या 2 साल, बेसिकली दूसरे टर्म में 1 या 2 साल। बट मगर मुझे ऐसा लगता है कि 2031 में बहुत विस्फोटक बातें होंगी दुनिया में। और जो भी लड़ाई के बारे में मैंने बताया था, उसके बाद बहुत सारे बॉर्डर्स बदल जाएंगे, बहुत सारा चेंज होगा सारी दुनिया में, और वो सक्सेसफुली लीड करेंगे। योगी जी एक राजयोगी बन के भारत को सक्सेसफुली लीड करके एक बड़ा पावर बनने की ओर बेसिकली भारत को ले जाएंगे। मगर उसके बाद जो भी रीबिल्डिंग, कंसोलिडेशन का वक्त आ जाएगा, तब किसी और पे छोड़ के वो वापस जाएंगे। मगर 2033 2034 के बाद वो नहीं रहेंगे, उससे पहले वो जाएंगे। मगर एक बात कहूंगा, क्या हम सन्यासी को देखेंगे, एक और सन्यासी को? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन आएगा, मुझे वो पता नहीं है। जो वो आदमी भी मुझे पता नहीं है। मगर एक बात कह सकता हूँ, कांग्रेस की कुंडली और भाजपा की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 साल तक भाजपा को कोई नहीं हटा सकता। भाजपा ही पावर में रहेगी। क्या अगर वो योगी हो, मोदी हो, या फडणवीस जी हो, या अन्नामलई हो, जो भी बेसिकली किसी न कोई कौन भी हो, वो भाजपा से आएगा। 2040 तक भाजपा सेफ है, और शायद तब तक कांग्रेस बेसिकली मिट चुका होगा। इसलिए भाजपा के बारे में कह सकता हूँ कि कौन आदमी है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर अब तक जो कुंडलियाँ मैंने देखी थी भाजपा के लीडर्स के, मुझे सारी कुंडलियाँ पता नहीं है, मगर कुछ कुंडलियाँ मैंने देखा था। गडकरी की देखी थी, राजनाथ सिंह जी की देखी थी, उनमें पोटेंशियल नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। अमित शाह जी उनका चार्ट भी देखी थी, और प्रधानमंत्री शायद नहीं बन पाएंगे, वो टॉप में रहेंगे मगर प्रधानमंत्री नहीं। मगर 2 आदमी हैं भाजपा में अभी जिनकी कुंडलियाँ मुझे ऐसा सोचने को कहती है कि वो कभी न कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो है देवेंद्र फडणवीस जी और अन्नामलई जी। सो
मुझे पता नहीं कब, मगर वो बन सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है। मगर कौन देखे, आने वाले 10 सालों में और कोई बड़ा लीडर आ सकता है। ममता इसलिए बनर्जी में आपको पोटेंशियल दिखता है? उनकी कुंडली के चार्ट दिखते हैं कि उनका बहुत पोटेंशियल अच्छी अभी सोच है? खत्म हो गया है। नो 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 नहीं नहीं, उनका उनका जो अच्छा वक्त था वो खत्म अभी हो गया है। इसी उनका साल बुरा वक्त चुनाव या शुरू हो पश्चिम गया है। बंगाल में? हाँ, वो उनका 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 बेसिकली जैसे केजरीवाल जी का अंत हुआ था दिल्ली में पिछले 2024 के इलेक्शन में, उसी तरह 2026 में जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, वो बेसिकली ममता जी का अंत होगा। और उसके बाद बेसिकली फिर से नहीं नहीं नहीं, नहीं खड़े होके बेसिकली फिर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। वो उनका जो भी पावर का समय था वो अभी खत्म हुआ है। इसलिए मुझे होप है कि भाजपा एक अच्छे लीडर को चुन के बेसिकली उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे और बेसिकली एक अच्छे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट कर सकेंगे, जिनसे लोगों को बेसिकली भरोसा रहे। मगर ममता जी को हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि वो बहुत ही वनरेबल होंगी आने वाले साल में, और प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकती हैं। अच्छा, जाते जाते आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भारत का मुसलमान है उसका भविष्य क्या कहता है आने वाले वर्षों में? मैं जो कह रहा हूँ वो अनपॉपुलर होगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर ये कहूँगा कि अभी जो माहौल है इंडियन राइट विंग में, जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, ये ये परफेक्ट नहीं है। इसमें भी बेसिकली खराबियां हैं। और भारत में जो मुसलमान हैं उनमें से 90% शांति से जीना चाहते हैं। उनके खून में, उनके जीन्स में, उनकी वासनाओं में सनातन है। और वो शायद क्योंकि उन्होंने ये किताब पढ़ा था जिसमें कहा है कि अगर आप कुछ और देवताओं को मानेंगे तो हराम है, आप नरक जाएंगे, इसलिए वो नहीं पूजा पाठ नहीं कर। ये ऐसे मुस्लिम भी हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं या राम जी की पूजा करते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वो कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो नमाज ही करेंगे, मगर वो बेसिकली जो भी और दूसरा करते हैं उनके खिलाफ कोई हिंसा नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ कोई एग्जिस्ट करना चाहते हैं। इसलिए 90% भारत के जो मुसलमान हैं वो अच्छे लोग हैं, मगर रिमेनिंग 10% लोगों में जो एक शायद 0.5% लोग हैं वो बेसिकली वायलेंट हैं, जो जो रैलीज पे जाते हैं, वो स्टोन पेल्टिंग करते हैं, और जो सपोर्ट भी करते हैं जिहादियों का। और उनसे उनका वॉइस बहुत बड़ा है अभी अभी। वो बेसिकली जोर से बोलते हैं, और जो 90% हैं वो मुंह बंद करके घर पे बैठते हैं। मुझे मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले सालों में कुछ राइट विंगर्स मोदी जी को बेसिकली नेगेटिव करते कहते हैं, वो उनके कुछ लोग मोदी जी को और भगवत जी को मुल्ला भी बोल रहे हैं अभी अभी सोशल मीडिया में। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि उनका सोच करेक्ट है, ठीक है, और वो सक्सेसफुल रहेंगे। कि कुछ मुसलमानों में भी कुछ जो शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं भारत में, जो कन्वर्शन नहीं करना चाहते हैं, अपना अपना बिजनेस माइंड करना चाहते हैं, उस लोगों को बेसिकली वॉइस देके उन्हें एनेबल करके मुसलमानों में बेसिकली दूसरा वॉइस बना सकेंगे आने वाले सालों में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी भारत के मुसलमान हैं वो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन के रहेंगे आने वाले सालों में। मगर अभी जो टेंशन का माहौल है वो चलता रहेगा आने वाले कुछ सालों तक। और जब भारत इकॉनमी चौथे स्थान पे आ गया था, जापान को बीट करके पिछले कुछ दिनों में नंबर 4 इकॉनमी इन द वर्ल्ड बन चुका था, और इसी तरह बढ़ता जाएगा। और इकॉनमी बढ़ने से लोगों का फोकस इकॉनमी पे होगा, और स्लोली बेसिकली धर्म को लेके जो भी रिजिड माइंडसेट है, जो भी एग्रेसिव माइंडसेट है, ये स्लोली वीक होता जाएगा। और भारत को बेसिकली सनातन धर्मियों को सारे मुसलमानों को एक करके बोलना नहीं चाहिए। अगर आप सारे मुसलमानों को ये एक गार्ड में बांधेंगे तो बेसिकली मजबूर कर रहे हैं, जो भी शांति जीना चाहते हैं उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो दूसरे मुसलमानों को सपोर्ट दे। उन्हें उनमें डिवीजन लाना चाहिए, और ला सकते हैं। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो भी आरएसएस, मोदी जी, उनकी स्ट्रैटेजियाँ हैं वो आने वाले सालों में सक्सेसफुल रहेंगी। मगर अभी टेंशन रहेगा 2030 के कुछ साल पहले, 2028, 2029, 2030, वो टाइम अच्छा रहेगा। ये इन धर्मों के बीच में बेसिकली कुछ सहृदय
वातावरण आने के लिए ये समय बहुत ही एडवांटेजेस होगा। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ा सिविल वॉर होगा या सारे हिंदू ट्रबल में होंगे। हिंदू बेसिकली मोर एग्रेसिव रहेंगे, वो अच्छा है क्योंकि वो स्लेवरी में रह चुके हैं 1000 साल तक। हिंदू एग्रेसिव रहेंगे, वो एसेप्टिव रहेंगे, मगर जो भी मुसलमान शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं वो भी एसेप्टिव रहना शुरू करेंगे आने वाले सालों में। और अभी हो रहा है मगर उन्हें वॉइस नहीं है, उनके एनेबल करके बेसिकली उन्हें फोरम देना चाहिए और इसे सरकार को करना चाहिए, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो करेंगे आने वाले सालों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। जाते जाते बस धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए आपका एक सुंदर सा संदेश। ये अगर आप मेरे वेबसाइट vedicastrologer.org को जाते हैं, जहाँ जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आप बहुत सारे मैनुअल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। हवन अपने आप करने के लिए 32 देवताओं के हवन करने के लिए मैनुअल्स हैं, बहुत ही सिंपल मैनुअल्स हैं, और अपने आप कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं या 10 घंटे में भी कर सकते हैं, हाईली स्केलेबल। मगर 10 मिनट में एक अच्छा हवन करना पॉसिबल है। और आपको बहुत सारे मटेरियल्स नहीं चाहिए, सिर्फ घी और कोपरा, ड्राई नारियल, ड्राई कोपरा, घी और शायद सेसमी सीड्स, जो तिल होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल, उसके साथ हवन कर सकते हैं, अच्छा हवन कर सकते हैं। और मैनुअल्स को डाउनलोड करके देख लीजिए। आपको शायद ऐसा लगता है कि हवन हमारे बस का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, पंडित करना चाहिए। मगर कई लोग जो जन्म से भी हिंदू नहीं है, वो अभी हवन कर रहे हैं अपने आप, हर दिन कर रहे हैं या हर वीकेंड कर रहे हैं। और पिछले दिनों में बहुत सारे लोग हर दिन हवन करते थे। और जो भी हम हवन करते हैं, ये अग्नि और हमारा आत्मा जो है वो भी अग्नि तत्व का है, और सूरज जो है, सारा सोलर सिस्टम में धर्म निभाता है, वो सूरज भी अग्नि तत्व का है। इन तीनों में रेजोनेंस होता है, आत्मा में, सूरज में, और आपके आगे जो हवन का अग्नि है उसमें रेजोनेंस होता है। इसलिए अगर आप हवन करते हैं तो वो रेजोनेंस से सूरज बलवान बन जाता है, दुनिया में धर्म बढ़ता है। इसलिए दुनिया में धर्म के लिए अग्निकार्य रोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले सालों में होता था, मगर पिछले 1000 सालों में थोड़ा थोड़ा वीक होता गया। और अभी nobody does it, only priests do it for somebody else as a nichakarma. Havan is a nichakarma meaning something to be done every day. इसलिए डाउनलोड कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर पहले 2-3 बार आपको शायद कुछ डिफ़िकल्टियाँ होंगी अग्नि को मेंटेन करने में या मंत्रों का बेसिकली उच्चारण करने में, मगर 2-3 बार हमने मैनुअल को बहुत सिंप्लीफाई किया था, जो कि जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए ट्राई कीजिए। और जो भी दुनिया में इंस्टेबिलिटी अभी दिखाई देती है और बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में, उसमें अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए अगर आप हवन करना शुरू करेंगे तो अग्निमुखावय देवाः, फायर इज द कनेक्शन टू द डिविनिटी। बेसिकली अग्नि हमें देवताओं से जुड़ता है, इसलिए ट्राई कीजिए।